मेरा नाम मोहित गुप्ता है, मैं दैनिक जागरण से हूँ। क्योंकि मैं दैनिक जागरण से हूँ तो दैनिक जागरण जितने भी सामाजिक सरोकार के मुद्दे होते हैं उनको हम लोग उठाते हैं पैन इंडिया में। तो विथ ऑल ऑफ योर परमिशन, तो सबसे पहले मैं स्वयं श्रद्धा वाइफ एसोसिएशन की प्रेसिडेंट मैम, वाइस प्रेसिडेंट मैम एंड स्वीटी मैम स्पेशली, ठीक है, मैं तीनों को ही जानता हूँ, तो मैं आप तीनों को स्पेशली धन्यवाद देना चाहूँगा। वो सबसे ज़्यादा इंडिया में ऐसी बीमारियों के खिलाफ जो दवाएं यूज होती रही हैं एंटीबायोटिक, उन दवाओं ने काम करना बंद कर दिया है, ठीक है। तो पूरा विश्व इस बात को लेकर परेशान है, स्पेशली WHO ने तो बोला है कि अगर हम अभी भी नहीं सुधरे तो आने वाला टाइम ऐसा आएगा कि हमें कोई बैक्टीरियल बीमारी होगी बैक्टीरिया से और हम उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। तो बोलते हैं AMR, बेसिकली एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इस सिचुएशन को। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आज की जो मेन स्पीकर हैं इस मुद्दे पे बात करने के लिए, जिनको हमने यहाँ पे इनवाइट किया हुआ है, जिन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला, ये टैलेंट भी मतलब डॉक्टर्स में है। जनरली डॉक्टर्स थोड़े सीरियस टाइप के होते हैं, बट है ना मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको ऐसा देख के, ठीक है। मतलब मैरिड नहीं होते हुए भी आपने ना मैरिड वाला गेम खेला, तो स्पेशली तो बस आप सभी से निवेदन ये है कि मैम बात करेंगी AMR पे, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे। तो बेसिकली AMR है क्या, ये सिचुएशन कब क्रिएट होती है, उसके क्या नुकसान होते हैं और आप उनसे कैसे बच सकते हैं, मैम इन चीज़ों पे आपसे बात करेंगी। कि WHO ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की अभी। तो WHO का काम क्या होता है, जो भी मानवता के समक्ष जो चैलेंजेस आने वाले हो या शुरू हो चुके हों, उनको पब्लिक को बताना। तो WHO की जो सबसे 10 टॉप इश्यूज हैं जिनसे मानवता को खतरा है, इंसानियत को खतरा है, उसमें सबसे बड़ा इशू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है। अब ये बहुत टेक्निकल सा वर्ड है, तो मैं इस टेक्निकल वर्ड के लिए हमने अपने बीच में यहाँ पे डॉक्टर सुकृति जोशी हैं हमारे साथ में, बीइंग एज एन एक्सपर्ट, हमने उनको यहाँ पे इनवाइट किया है। हमारा मेन उद्देश्य है कि हम जितनी भी दवाएं एंटीबायोटिक्स अपनी मर्जी से खरीद लेते हैं बिना डॉक्टर की किसी राय के, तो वो कितना नुकसान वाला है और उसके क्या परिणाम है हमारी सेहत पे। आप लोग इतने एनर्जेटिक हैं, आई होप मैं भी ऐसे ही रहूं जब मैं आप तक पहुंचूं, आई रियली होप। तो आई वोंट टेक मच टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं, पूरी कम्युनिटी के लिए। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या बोले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस मतलब जब एक तरह से एक शॉर्ट एग्जांपल देके, आप पहले अपने पति को डांटते थे तो वो रिस्पांस देते थे, अब इतने साल बाद वो रिस्पांस देना बंद कर गए हैं, वो रेजिस्टेंट हो गए हैं आपकी डांट के लिए। तो अब सेम चीज, अब बीमारियां रेजिस्टेंट हो गई हैं, हम ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। स्पेशली बहुत कॉमन इन्फेक्शंस जो 3, 4, 5 डेज में पहले ट्रीट हो जाते थे, अब हम 10 डेज एंटीबायोटिक्स देनी पड़ रही है, 15 डेज एंटीबायोटिक्स देनी पड़ रही है। गलती लोगों की भी है, गलती हमारी भी है, हमने इस टॉपिक को पहले छेड़ा नहीं। हम लोग मतलब इंडिया सबसे पॉपुलस नेशन है और सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीजेस का बर्डन भी हमारे पास है। हम अभी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन के साथ तो पहुंच ही गए हैं टॉप में, पर हम इन्फेक्शियस के साथ भी टॉप में हैं। तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले एक इन्फेक्शन पूरे नेशंस को कोलैप्स कर देता था। ब्लैक प्लेग यूरोप की आधी पॉपुलेशन खत्म कर दी उसने 1345 टू 1350 तक। बॉम्बे प्लेग 1896 का, ऑलमोस्ट 10 मिलियन डेथ्स। और टीबी तो अभी तक 19th सेंचुरी से लेकर देखा जाए अभी अर्ली 20th सेंचुरी में पूरा यूज्ड टू वाइप फैमिलीज अक्रॉस जनरेशंस, है ना। आप लोगों ने तो नोटिस भी किया होगा अपने सामने। तो एंटीबायोटिक्स के आने तक पहले हर्बल रेमेडीज, क्वारंटाइन, आइसोलेशन की साइड रख दो, लोग गांव छोड़ के चले जाते थे कि यहाँ पे प्लेग है, यहाँ बीमारी है, हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं होता था पहले। फिर एंटीबायोटिक का जो डिस्कवरी है वो भी सेरेंडिपिटस है, वो भी गलती से हुआ। लंदन में 1928 में
सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किया था 1928, और अभी 2028 भी नहीं हुआ है और हम आधे से ज्यादा अपने ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर चुके हैं एंटीबायोटिक्स के। तो उन्होंने डिस्कवर किया और उसका इतना अच्छा यूसेज हुआ कि 20th सेंचुरी से इन्फेक्शंस के डेथ रिलेटेड इंसिडेंट्स इतने कम हो गए, ग्लोबली लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, छोटे मोटे इन्फेक्शंस, वूंड, इवन चाइल्ड बर्थ, माइनर सर्जरीज में जो डेथ हो जाती थी वो सब अब हाई रिस्क से वेरी लो रिस्क प्रोसीजर्स होने लगे ना। इट वाज अ बून एंटीबायोटिक्स हमारे लिए। तो हमने कहाँ पे गलती करी? इतना अच्छा चल रहा था सब कुछ, एंटीबायोटिक्स वर हेल्पिंग अस। गलती यहाँ पर हुई जब हमने विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक्स यूज करना शुरू कर दिया, जब हमने सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू कर दिया, जब हमने ओवर यूज करना शुरू कर दिया, ना कि सिर्फ ह्यूमन सेक्टर में बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी, कि जो हम ये हेंस को हो गया, इवन काउस को हो गया, एंटीबायोटिक्स लग दिया या उनके खाने में कुछ मिलाया जा रहा है। इवन यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स, वो भी एक प्रकार का केमिकल है, वो बैक्टीरिया को नहीं मारता, वो वीड्स को मारता है, बट इट इज ऑल्सो केमिकल विच इज एक्यूमुलेटिंग धीरे धीरे धीरे, क्योंकि आपको उसको यूज करना नहीं आ रहा है। सेम चीज एंटीबायोटिक्स, आप जो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज करी जाती है, अगर आप उसका मिसयूज कर रहे हैं, गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, तो आप बेसिकली उस बैक्टीरिया को ट्रेन कर रहे हैं कि भाई ये एंटीबायोटिक अब तुझ पे अब काम करना बंद हो जाएगी। दैट बैक्टीरिया, जो वीक बैक्टीरिया है वो मर जाता है, और इक्का दुक्का बैक्टीरिया होते हैं जो जेनेटिकली इवॉल्व हो जाते हैं उस एंटीबायोटिक से, या तो उनके अंदर कोई पदार्थ था पहले से, या फिर कोई एक म्यूटेशन हुआ छोटा सा, और अब वो एंटीबायोटिक उन पर काम नहीं कर रही। अब वो बैक्टीरिया ने रेप्लाई किया, रेप्लिकेट किया, खूब वो किया, और अब वो बन गया सुपर बग। सुपर बग शब्द आपने सुना होगा रिसेंटली। सुपर बग मीन्स नाउ इट वोंट, एनीथिंग वोंट वर्क ऑन इट। उस पर कोई नॉर्मल एंटीबायोटिक नहीं काम करेंगे, हायर एंटीबायोटिक नहीं करेंगे, और अगर वो फैलता गया तो फिर वो पूरी कम्युनिटी में इतना रैम्पेंट हो जाएगा कि अब पूरी कम्युनिटी में ही वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, जो कि एक बहुत स्कैरी सिनेरियो है। आप सोचिए, एक छोटी चोट लगी पैर पे, हाथ पे, या छोटा किसी को इंजरी हुई, फ्रैक्चर हुआ या सर्जरी हुई, और आपका डॉक्टर आपसे बोल रहा है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते, वी कैन नॉट डू नथिंग टू सेव योर पेशेंट। क्यों? उसको एक छोटी सी चोट लगी, और जो उसका पस बना या जो इन्फेक्शन हुआ, उस बैक्टीरिया को मारने के लिए हम पे कुछ है ही नहीं है। इट इज़ अ वेरी स्कैरी सिनेरियो। हम इतना जितना इवॉल्व हुए मेडिकल फील्ड में, हम वापस पहुंच जाएंगे स्टोन एज में अगर ये चीज़ आती है। तो ये जो गलतियां हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई लेना, ओवर द काउंटर ड्रग्स ले रहा है, इवन पैरासिटामोल मैं बोलूँगी, माना बहुत रैम्पेंटली यूज होता है, बट यू शुड नॉट बी सेल्फ मेडिकेटिंग। वायरल इलनेस, छोटा मोटा खांसी जुकाम बुखार हुआ, सीधे एंटीबायोटिक खा लिया। वायरल में एंटीबायोटिक का रोल ही नहीं है, और एंटीवायरल हमने अभी तक बनाई ही नहीं है। तो जो वायरल कोल्ड का तरीका है, उसको कैसे हैंडल करना हुआ है, तो आप या तो जागरूक हो, थोड़ा सीखो उसके बारे में, फिर आप थोड़ा सा अपना मेडिकेशन कर सकते हो कि हाँ, बुखार की गोली खा सकते हो, गैस की गोली खा सकते हो, इट्स ऑल राइट, यू कैन अप टू दैट लिमिट। एक इंसान अपना, अगर अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा है, मैच्योरली सोच रहा है, तो वो कर सकता है। पर एंटीबायोटिक्स इज समथिंग दैट यू शुड नॉट बी टचिंग, है ना। मिड कोर्स एंटीबायोटिक छोड़ देना, 2 दिन खाए जी, अब मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने बंद कर दी, वेरी रॉन्ग, बहुत गलत बात है, सब लोग करते हैं। कोर्स होता है, तो बैक्टीरिया लर्न्स टू सर्वाइव। उसको आपको पाकिस्तान पे 20 बॉम्ब फेंकने का प्रोटोकॉल था, आपने 5 ही फेंके, तो अब बाकी जितने दुश्मन बचे थे अब वो रिटेलिएट करेंगे, और आप पे ज़्यादा रिटेलिएट करेंगे कि आपके बॉम्ब्स अब उन पे असर नहीं कर रहे हैं, उन्होंने आपकी स्ट्रैटेजी पहले ही सीख ली, है ना। कॉमन इन्फेक्शंस बहुत डिफिकल्ट हो गए ट्रीट करना, माइनर सर्जरीज भी अब हाई रिस्क हो गई हैं। पीजी करते समय ही हम आईसीयू में अपना एक सेंसस करते थे, हमेशा चेक करते थे कि 15 डेज में या 1 मंथ में हमारे पास कितने पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें हमें सिर्फ 5 दिन के बाद ही एंटीबायोटिक बढ़ानी पड़ जा रही है, या 2 दिन के एंटीबायोटिक, 2 दिन का भर्ती हुआ जी सीधा एंटीबायोटिक बढ़ानी पड़ जा रही है, रिस्पॉन्स ही नहीं करिए, फीवर ही नहीं टूट रहा, सेप्सिस में जा रहा है पेशेंट, मतलब इन्फेक्शन, निमोनिया के लिए भर्ती हुआ था, अब सेप्सिस फैल गया पूरे शरीर में, क्योंकि जो छोटी एंटीबायोटिक पहले उस निमोनिया को ठीक करती थी, अब वो काम ही नहीं कर रही है। नाउ यू आर गिविंग, अब 2000 का ड्रग के बजाय अब आप 10,000 की एंटीबायोटिक ला रहे हो, खर्चा भी ज़्यादा, वो रिस्पॉन्स करेगी कि नहीं करेगी, और आप कितना स्पेंड कर सकते हो। इट विल बिकम अ फाइनेंशियल बर्डन, इट विल बिकम अ इमोशनल बर्डन, और एक नई एंटीबायोटिक ढूंढने में, एक न्यू एंटीबायोटिक रिसर्च करने में
इतना टाइम लगता है, इतने रिसोर्सेज लगते हैं, इतने साल लगते हैं कि हम नहीं एंटीबायोटिक अभी नए ढूंढ ही नहीं पाएंगे जितना हम आगे पहुंचे हैं। अगर हमने सारे अपने ऑप्शंस एग्जॉस्ट ऐसे ही करते रहे तो अब हमें 50 साल वेट करना पड़ेगा कि पहले या तो बैक्टीरिया थोड़े वाइप अप हो जाए या फिर हमारी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी निकले जो बैक्टीरिया को कुछ लेजर से मार दे या माइक्रोजेनेटिक तरीके से एंटी इन्फेक्शंस को ट्रीट करे। तो इंडिया बहुत एक स्टेज है इसके लिए। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी है, इन्फेक्शियस डिजीजेस का बर्डन हमारे पास है और बहुत इजी एक्सेस है। कहीं भी जाओ केमिस्ट से बोलो भैया ये दे दो, एजिथ्रोमाइसिन दे दो, डोलो दे दो, जो भी आप चाहे आपको यहाँ पे इजीली मिल सकता है। तो हर कोई थोड़ा थोड़ा डॉक्टर बन भी गया है इस वजह से, है ना। तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें, इनकम्प्लीट कोर्सेज ना करें, अपने फिजिशियन से बात करें। इट इज़ वेरी इजी, यू कम, यू डिस्कस, एनी डॉक्टर वुड बी हैप्पी टू एक्सप्लेन टू यू कि आपको क्या दवाई खानी है या ये आप अपने पास इमरजेंसी घर पे रख सकते हैं अगर आपको कुछ चाहिए, या आपको क्या अगर केमिस्ट से भी कुछ लेना है तो आप आइडेंटिफाई कैसे कर सके। और कल के दिन सोचिए किसी एंटीबायोटिक से रिएक्शन हो गया, कुछ हो गया, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? वो भी बहुत कॉमन सिनेरियो है। ओपीडी में आए दिन लोग आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं, होते हैं हम भाई हमने तो बोला था खांसी जुकाम में दवाई ली और अभी रिएक्शन हो गया, स्वेलिंग हो गई, है ना। तो नॉट जस्ट अ मेडिकल प्रॉब्लम, इट इज़ अ कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्लीज़ आप लोग इसके बारे में जागरूक रहिए और अपने फ्रेंड्स, कोलीग्स, यहाँ तक कि अपनी मेड्स को भी बताइए कि भाई तुमको ऐसे दवाई नहीं खरीदनी चाहिए। आपसे बस पूछनी है मुझे कि आजकल ये टाइफाइड चल रहा है, मैं बहुत, मेरे को नहीं हुआ, मुझे है, है। हाँ इसको हुआ और भी हमारे कुछ मेंबर्स को हुआ और कोई सिम्टम्स नहीं थे। वो तो हमारी डॉक्टर अलका हैं, उन्होंने ही कहा कि नहीं आपको शायद टाइफाइड है, उन्होंने टेस्ट कराया तो उन्हें टाइफाइड निकला। तो क्या किसी को जरा सी भी उसमें क्या कोई फीवर नहीं है, वीकनेस है और थोड़ा शायद बॉडी एक वगैरह है, उसी में शायद उन लोगों को टाइफाइड निकला। तो क्या करना चाहिए? तो जरा सा बॉडी एक हो तो हमें टाइफाइड का टेस्ट कराना चाहिए? कोई बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप क्रोनिक कैरियर भी बन सकते हो, मतलब वो आपकी पित्त की थैली में घर बना देता है और आप क्रोनिक कैरियर बन जाते हो। आपको सिम्टम नहीं होते पर आप कम्युनिटी में फैलाते रहते हो, है ना। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं तो देखो टाइफाइड ऐसे नहीं हो सकता कि भाई मेरे को तो 4 साल से टाइफाइड बुखार है, नॉट पॉसिबल, यू विल डाई। वो बैक्टीरिया रेप्लिकेट कर करके आप ऊपर चले जाओगे। 4 साल किसी को नहीं। आप कैरियर हो सकते हो कि आपकी बॉडी आपको इफेक्ट नहीं कर रही है पर वो बैक्टीरिया अंदर थोड़ा थोड़ा स्टूल्स में निकलता रहता है, सिम्टम नहीं कर रहा पर वो कम्युनिटी में एक रिस्क फैक्टर टाइप का है। उसका ट्रीटमेंट वैसे तो एंटीबायोटिक्स विद हम पित्त की थैली निकालना बोलते हैं, पर ऐसे कैरियर स्टेजेस हमें बहुत रेयर मिलते हैं, वेरी रेयर। अगर यही चलता रहा कि एंटीबायोटिक खा रहे हो, ये कर रहे हो, तो सब कैरियर बन जाएंगे, डेफिनेटली वो भी रिस्क है। जो एंटीबायोटिक्स यूएस में यूज होते हैं टाइफाइड के लिए, वो इंडिया में काम ही नहीं करते। हम बहुत हाई एंटीबायोटिक्स लेते हैं नॉर्मल टाइफाइड के लिए, जो यूएस में बहुत मिनिमल फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है, उसमें हम न्यू जनरेशन एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। तो अगर किसी को बॉडी एक और कोई मतलब लूज मोशन टाइप इस तरह की चीजें हो तो हमें ऐसे टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली ठीक हो जाए तो ठीक है। गिव योर बॉडी टाइम। सी सबके लिए डिफरेंट है। अगर बच्चों और बूढ़ों में होता है हम बोलते हैं आप जल्दी आइए, आप 3-4 दिन में ही आइए, आपको अपना शरीर पहचानना भी आना चाहिए। अगर बहुत सीवियर वीकनेस हो रही है, आप खाना नहीं खा पा रहे, हमारी कम्युनिटी में क्योंकि हम लोग को इजी एक्सेस है मेडिकल फैसिलिटी की, तो लोग आसानी से दवाइयाँ मिल जाती हैं हॉस्पिटल से भी, बाहर से भी। सो ये अगर हम सब याद रखेंगे कि इसको रेजिस्टेंस हो जाएगी, ठीक से खाना है। बहुत बहुत ही रेलेवेंट रहा आपका टॉक, थैंक यू सो मच। को दिमाग में डायग्नोसिस, साइंस एंड सिम्टम्स, पेशेंट को हाथ लगाओ, उसके साइंस देखो, बीपी देखो, फिर आप डायग्नोसिस बनाओ। और अगर आपको जरूरत पड़ रही है अपनी डायग्नोसिस को स्ट्रेंथन करने की या कहीं पे कुछ ऊपर की जरूरत, तो आप टेस्ट कराते थे कंफर्मेशन के लिए। तो टेस्ट इज फॉर कंफर्मेशन। 3 मंथ्स पुराने टेस्ट भी एक्सेप्ट करते हैं अगर आपको कोई क्रोनिक इलनेस नहीं है, बीपी, शुगर या हार्ट का प्रॉब्लम, है ना। हाँ, पुराने टेस्ट भी फैलाएंगे। और जो मिशन लेके दैनिक जागरण जी आज हमारे बीच में आए हैं, आपका हार्दिक धन्यवाद शोभा परिवार की तरफ से कि आप लोगों ने इस पहल को समाज में उठाया और हम भी ये बेड़ा आगे लेके चलेंगे। और आपने डॉक्टर बिल्कुल सही कहा, पहले जब सर्जरी हुआ करती थी ना, वो 1 ही वीक का एंटीबायोटिक कोर्स होता था, उसके बाद बोलते थे घर जाइए छुट्टी और आप अपने आप ठीक होंगे। आज हमारा जो माइंड इतना फास्ट चलता है, अगर आप ठीक नहीं हुए, अरे डॉक्टर बेकार है, एंटीबायोटिक नहीं लिखी। सबसे पहले तो हम प्राइस देखते हैं उसका, कौन सी कंपनी की है, कितने की है। अगर सस्ती तो बोलेंगे ठीक ही नहीं होने वाले। तो इस कॉन्सेप्ट को हम चेंज करेंगे। और इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हमें पहले देखना है वायरल है, बैक्टीरियल है, उस नॉलेज तक तो जाओ। वो नॉलेज कौन देगा हमें? डॉक्टर।
तो सबसे सिंपल तरीका ये सेल्फ मेडिकेशन उसको बंद करना पड़ेगा और डॉक्टर्स की हेल्प लेके आगे बढ़ना है। क्वेश्चन ये है मैम कि अगर सीनियर सिटीजन हैं और दवाई हमने डॉक्टर से प्रिकॉशनरी रख ली कोई एंटीबायोटिक, तो क्या करें, उनसे फोन से पूछे या क्या करें इन दैट सिचुएशन? क्योंकि आजकल बच्चे भी बाहर है ना, ओल्ड पेरेंट्स दे आर अलोन आल्सो, कभी कभी कोई हेल्प भी नहीं होती है। एक चीज मैं शेयर करूंगी, ये ना बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है ऑफ इंडियन पेरेंट्स लिविंग हियर एंड देयर किड्स स्टेइंग आउटसाइड एंड किड्स विल बी बगिंग देम एवरी 6 months, गेट अ फुल बॉडी टेस्ट, गेट अ फुल बॉडी टेस्ट, डू दिस। जब आपको नहीं पता उन चीजों के बारे में, आप मत घुसो। आपको लॉ के बारे में नहीं पता, आप लॉयर को तो एडवाइस नहीं देते, आप डॉक्टर्स के पीछे ओपीडी में ऑलमोस्ट एवरीडे 10 पीपल कम, जी हमारे बच्चों ने बोला कि फुल बॉडी टेस्ट करवा लो। दो पल जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल।